आदिवासियत को खत्म होने में समय नहीं लगे। इस राजनीतिक व्यक्ति ने सामाजिक चीजों में दखल क्यों दिया? आप जिस समाज से जाते हैं राजनीति में, अगर आप उन चीजों को ही नहीं बचा पाए तो आपकी राजनीति क्या गोलगप्पा है? हमारा कॉलम कोड तक, हमारी पहचान तक को मिटा दिया गया है। तो मेरे पिताजी ने, जो आपने शायद कहा था वीडियो में कि किसी के बाप ने शुरू किया है, तो ये उनका मुद्दा हो सकता है। तो क्या ये कार्तिक बाबा ने अपनी बेटी गीताश्री उरांव के लिए ये क्या सर्व शोभा यात्रा शुरू की थी? पूरे आदिवासी समाज के लिए किया था। और उसके पीछे की सोच क्या थी? क्या आदिवासी समाज, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, अपनी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था रही है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से लौट के आए तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा सिस्टम को, उन्होंने पुनर्जागृत करने का काम किया कि वो हमारी समाज की नींव है। और जब वो राजनीति में भी आए तो उन्होंने समाज की जमीन को भी बचाने का काम किया। वो कैसे? जब 60 के दशक में पूरे देश भर में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में हो रहा था, तो मेरे पिताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अस्तित्व, उसके जीवन का आधार, उसका जीवन दर्शन, उसके जल जंगल जमीन पर आधारित है। अगर वो उससे ले लिया जाता है तो आदिवासियत को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। उसके पीछे का कारण क्या? हमारी जितनी भी परंपरा है जमीन से जुड़ी हुई है, ना सिर्फ प्रकृति से, बल्कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की जमीन, और इसके साथ साथ जो हमारा जतरा लगता है, हमारी जो पूजा होती है, उसके लिए विशाल जो है क्षेत्रफल हमारी जमीनों का उसमें समाहित रहता है। तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात को समझा और तत्काल आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण में, भूदान में उन्होंने रोक लगाया। तो ये होता है जनप्रतिनिधि का काम। उन्होंने सबसे ऊपर जाके बात की और उनकी बातों के मर्म को समझा गया और रोक लगी। और एकीकृत बिहार में विधानसभा, विधानमंडल दोनों से पारित होके भू वापसी का धारा 71A वो CNT एक्ट में जुड़ा। तो अब आप बोलिएगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने सामाजिक चीजों में दखल क्यों दिया? भाई, जो सामाजिक होगा वो राजनीति में भी जाएगा तो समाज की ही चिंता हमेशा रहेगी उसके साथ में। और क्योंकि समाज सर्वोपरि है, आप जिस समाज से जाते हैं राजनीति में, अगर आप उन चीजों को ही नहीं बचा पाए तो आपकी राजनीति क्या गोलगप्पा है कि स्वाद ले लेके खा रहे हैं जब तक सीट में है। भले बाकियों को उनका अधिकार मिले ना मिले, उनको मान सम्मान मिले ना मिले, आज तो आदिवासी समाज हमारा अनेक तरह के चीजों से जूझ रहा है। हमारा कॉलम कोड तक, हमारी पहचान तक को मिटा दिया गया है। देखा जाए तो कागजों में आधिकारिक रूप से हम इस देश के नागरिक भी नहीं हैं। जो अन्य का कॉलम कोड था, जो 1961 से, मतलब उस आजादी के बाद 51 में ट्राइबल आदिवासी कोड कॉलम हुआ करता था, 61 से लेके जो है अभी 2011 तक था। तभी तो सरना आदिवासियों का तकरीबन 50 लाख का आंकड़ा बना था कि नहीं? ये एक सच्चाई है, ये कोई नया कहानी नहीं बना के बता रही हूं। और ये 2011 का सेंसस का रिपोर्ट ये बताता है, और ये भी बताता है कि देश भर में 10 करोड़ 40 लाख 45 लाख के आसपास के आदिवासी का यहां पर आबादी है इस देश में, जिसको भी हम सही नहीं मानते, सरकारी आंकड़ा है। क्योंकि 2011 में ही जब झारखंड का भी आया था ना, तो 2001 के
27.6 से वो घट के 26.4 हो गया। सरकारी आंकड़ा है, हमने इसको नहीं माना क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी आबादी झारखंड में भी कितनी है, हम अच्छी तरह से जाते हैं। मगर ये सब जो खेल राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, अब हमारे राज्य में भी उतरा और हमने बहुत उम्मीद की थी कि ये जो षड्यंत्र है जिसके तहत ये रैंप उतारा गया है, आप यहां पे शिलापट देखिएगा, 7 अप्रैल 2022 को सरना भवन का यहां पर शिलान्यास होने वाला था और उसी दिन मुझे फोन आता है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का। उन्होंने यही बात कही मुझसे कि मैडम आपके पिताजी का इस सरना स्थल को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका थी और सरुल शोभा यात्रा को भी शुरू करने का और प्रारूप बनाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जो आज इतना बृहद रूप ले चुका है। मगर जानकारी यह मिली है कि मेन गेट के सामने ड्रिलिंग हो रही है, हो सकता है कोई पिलर स्पैन खड़ा हो जाए। मुझे जाना था सिसई, वहां पर भी हमारा बाईपास का मामला चल रहा था, तो मैं यहाँ आई। मुख्यमंत्री हेमंत जी को आने में टाइम था, तो मैंने टेक्निकल टीम से ही बात करना ठीक समझा और उन्होंने जो कहा मुझसे कि मैडम हमें भी सरुल शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, डीपीआर ऐसा बना है कि किसी को कोई शिकायत दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल बातों की मैं जिक्र कर रही हूं यहां पर और हमने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाईओवर इस तरह से यहां आके डिस्कनेक्ट होगा, ये किसी भी डीपीआर में नहीं था। कनेक्टिंग मतलब कनेक्टिंग ही होता है, शब्दों को समझने की जरूरत होती है। मगर क्योंकि 2022 में हमारे इसी सरुल शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान मिलता है, तो घंटी बजती है कि जिनका कॉलम कोड हमने हटा दिया, इनका अस्तित्व पहचान मिटाने का पूरा काम कर दिया, ये तो अपनी परंपरा की भव्यता से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रैंप उतारने का प्लान हुआ और बोला जा रहा है कि भाई 3 साल से बन रहा था, अपने विरोध, हम कोई विकास विरोधी नहीं है। हम भी तो इस बात की समझ रखते हैं कि जिस तरह से डेमोग्राफी बढ़ी है, जिस तरह से अनप्लान्ड वे में ये शहर बढ़ा है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा है, तो अगर एक फ्लाईओवर आता है तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। लोग बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, जैसा कि उस समय भी पेपर में छपा था कि हजारीबाग रामगढ़ से आने वाले लोग जो है मेकॉन में उतरेंगे और उसके बाद अगर उनको जहां भी जाना हो, नामकुम, जमशेदपुर या किसी को एयरपोर्ट, तो ये सुविधा बनेगी। हमने इसका स्वागत किया। उनको इन सब चीजों से क्या मतलब कि हमारा क्या हानि होने वाला है। इस सरुल में तो हमने देखा ना, रैम का कुछ हिस्सा जो समतल कर दिया गया था, कितनी बड़ी सुविधा दी सरकार ने, कितने संवेदनशीलता से उन्होंने काम किया, प्रशासन को लगा के मुख्य गेट के सामने किया, हटा दिया, समतल तो नहीं हो पाया वो रैम। और जिस तरह से पहले जो हमारा पारंपरिक रूप से लोग नाचते गाते आए थे, वो तो खत्म हो गया। जैसे लग रहा था कि कोई मेले में आ रहे हैं लोग और निकल के जा रहे हैं लोग। कई लोग टकराए, कई लोगों का जो वाद्यवृंद वो भी क्षतिग्रस्त हुआ और जगह छोटी होने के चलते लोगों को तरीके से जो है अपना घोड़ा दल के साथ में यहां से परिक्रमा करते हुए जाने में भी बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी समस्या, अगर आप आए होते उस दिन तो आप देखते कि किस तरह से हम लोग तो लगातार स्टेज में रात तक, जो सुबह आए रात तक खड़े होकर देखते रहे। और बहुत सारे, जब मैं वापस जा रही थी तब देखा कि बहुत सारे जो झांकियों को भी वापस किया गया। और ये जो समस्या है उसके समाधान के लिए
मैं तो कहूंगी कि 20, मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता देती हूं कि 20 जनवरी को मैंने लोकतंत्र सुनीता मुंडा का वीडियो देखा और उस समय मुझे पता चला कि यहां पर क्या भयानक स्थिति बन गई है। मैं अहमदाबाद में थी, शाम को देर शाम तक लौटी। 21 तारीख को हमने यहाँ मीटिंग रखी। 22 तारीख को मैंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को मैंने पहला ज्ञापन सौंपा है, दौड़ते भागते, क्योंकि मुझे 23 को फिर से दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए।